नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। धीमे कदमों से घर की ओर आती हुई वृंदा को देखकर उसके बच्चों में उत्साह जागा और वो दौड़कर उससे लिपट गए। वृद्धा सास ने हाथ का सहारा देकर उसके सिर पर रखी सब्जी की टोकरी उतरवाई। ये क्या, आज भी कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई है? उसके प्रश्न में पीड़ा छुपी थी। दाने दाने को मोहताज होते परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया यही था। फटे आंचल से चेहरे पर आई पसीनों की बूंदों को साफ करके वृंदा धम से बैठ गई। सारा दिन यहाँ वहाँ सर पर बोझ लादे पैदल चलती रही, इस आशा से कि शायद आज तो उसे उस मेहनत का फल मिलेगा। पर हमेशा की तरह आज का दिन भी व्यर्थ गया। बच्चों की पीले पड़ते चेहरे की ओर दृष्टिपात करते हुए उसकी आंखों से दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। तब सास ने ढांढस बंधाया, कोई बात नहीं, हो सकता है कल ज़्यादा बिक्री हो जाए। चल सब्जी की गीली बोरी में लपेट दे ताकि सवेरे तक ताजी रहे। पत्नी को निराशा से घिरी देखकर अंदर बिस्तर पर पड़े रोगी पति गोपाल का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपने भाग्य को कोसने लगे। यदि दुर्घटना में मेरा अंग भंग ना हुआ होता तो मेरे परिवार को यह दुर्दशा ना देखनी होती। सुन, तू कोई और दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? उसने पत्नी को सलाह दी। दूसरा काम? भूल गए क्या पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी ईमानदारी का मालिकों ने क्या सिला दिया था। उनके घर का सब काम मैं पूरी लगन के साथ किया करती थी, लेकिन नौकर की कोई इज्जत नहीं होती है। उनके कमरे से 500 रुपये जो उनके ही बेटे ने चुराए थे, उसकी चोरी का इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाया। रात भर पुलिस थाने में बैठवाया। वो तो मैंने एक पुलिस वाले साहब के घर थोड़े दिन काम किया था। उनकी मेम साहब ने दया दिखाई और मुझे झंझट से छुटकारा दिलवा दिया। बाद में सारी सच्चाई सामने आ गई, पर उससे मेरा खोया हुआ मान तो वापस नहीं आया ना। इसलिए तौबा, अब किसी के घर में काम नहीं करूँगी। सब मेरा ही दोष है। यदि मैं हाथ पैर से लाचार ना होता तो आज ये दिन तुझे नहीं देखने पड़ते। तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो। माँ इस बुढ़ापे में मेरी सेवा कर रही है और हमारे दोनों बच्चों का तो बचपन ही छिन गया। कहते कहते गोपाल रो पड़ा। सुनिए, दिल मत छोटा कीजिए। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब तक आप भले चंगे थे तब तक मैंने सुख भोगा। अब मेरा दायित्व है कि मैं आपका हर तरह से ध्यान रखूं। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जब सुख साथ बांटा है तो दुख में भी साथी बनूंगी। वृंदा ने दिलासा दिलाया और घर का काम निपटने चली गई। रात भर वो सोचती रही कि ऐसा क्या करूं जिससे उसके अपने सभी दुखों का दर्द कम हो जाए। पति एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था। आमदनी ठीक थी, सो गुजारे अच्छे से हो जाते थे। एक सड़क दुर्घटना में पति की जान तो बच गई, पर दोनों पैर और एक हाथ कट गया। जो रुपया जेवर पास में था वो सारा इलाज में खर्च हो गया। पेट भरने के लिए उसे बाहर कदम रखना पड़ा। सास के पास चांदी की एक जोड़ी पायल बची थी, जिसे बेचकर सब्जी बेचने का काम शुरू किया। पर उसकी माली हालत को देखकर कोई उससे सौदा लेना तो क्या, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। वो दूर दूर तक भटकती, तब कहीं जाकर 2 पैसे कमा पाती, जिससे घर के लोगों को दाल रोटी नसीब होती। आंखों ही आंखों में सारी रात बीत जाती। बच्चों से घर की हालत छिपी नहीं थी। वो अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने माता पिता को सहयोग दे रहे थे। सुबह सूरज के उगते ही वृंदा घर का काम निपटाकर सब्जी टोकरी में सजाकर निकल पड़ी। आधा दिन बीत गया पर बोहनी नहीं हुई। मन ही मन ईश्वर से दया की प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक शब्द टकराए। ए भाजी वाली, जरा सुन तो, इधर आ। वो मुड़ी। अरे जया, तू कौन? वृंदा, तू इस हालत में? घर के दरवाजे पर खड़ी महिला दौड़ते हुई बाहर आई और अपनी सखी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े, क्या हो गया तुझे? उसने प्रश्न किया। जब भाग्य खराब तो ऐसी ही दशा हो जाती है। एक हादसे में यह हाथ पैरों से लाचार हो गए। जो कुछ पास में था वो एक एक करके बाजार में बिक गया। घर की गाड़ी पलट गई। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा हूँ नहीं,
जो कहीं नौकरी कर लेती। नौकरानी का काम करने में भी कुछ हाथ नहीं आया, तू यही काम शुरू कर दिया। मेरी छोड़, तू बता कैसे गुजर रही है। वृंदा ने विषय को बदला। अपनी आंखों में देख ले, एक समय काम से जो चुराने वाली तेरी ये सहेली अब क्या कर रही है। चल आ। इतना कहकर वो घर के पिछवाड़े ले गई। वहां का दृश्य देखकर वृंदा की आंखें विस्मय से फैल गई। 6-7 महिलाएं पापड़ बना रही थी। कुछ महिलाएं एक और बढ़िया बना रही थी। तू ये सब क्या? हाँ, घर में रहकर मैं एक छोटा सा व्यवसाय चला रही हूँ। ना बाहर जाने का झंझट और ना ही किसी की नौकरी चाकरी। आत्मसम्मान भी बरकरार है ना। मजे की बात, जया ने खुलासा किया। इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, वृंदा दुखी मन से बोली। जया ने उसके मन के भाव को ताड़ लिया और कहने लगी, नहीं रे, ये सब तो सूझबूझ से कर लिया है। जानती है तू, पति की छोटी सी नौकरी में गृहस्थी का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। नौकरी तो अच्छे अच्छे डिग्री वालों को ही नहीं मिलती, तो हमें कहाँ से मिलेगी। मुझे हाथ का काम आता था, सो मैंने इसी को व्यवसाय बना लिया। काम तो मैं भी करती हूँ, पर सब्जी बिकती ही नहीं। अब तो इसे भी बंद करने की नौबत आ गई है। समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करूँ। पहले काम तो यह कर कि मुझे सब्जी दे। जया ने तुरंत आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और सब्जी को बेचकर वृंदा के हाथों में पैसे रख दिए, जिसको बेचने के लिए वो 2 दिन से पसीना बहा रही थी। उसे जया ने कितनी कुशलता से कुछ ही मिनटों में बेच दिया। समय बहुत हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वृंदा ने जया से विदा लिया और घर आ गई। सास ने जब टोकरी को खोला तो उसके चेहरे पर संतोष छा गया। बच्चों के भी चेहरे खिल गए। शाम को भोजन में उसके पति और सास को जया और उसके कामकाज के बारे में बताया। तेरी सहेली तो बड़ी समझदार है, उससे ही कुछ गुण सीख ले ताकि तेरी परेशानी कम हो जाए और घर का गुजारा भी हो सके। सासू माँ ने सुझाव दे डाला। माँ जी, आप ठीक कहती हैं, मैं उससे बात करूँगी। रात्रि में उसको बीता समय याद आने लगा। हर काम को बाद में करने का बहाना करने वाली उसकी सहेली जया को सब आज से कहकर पुकारते थे और वो भी अपने इस नाम से खुश रहती थी। वहीं दूसरी ओर वृंदा घर भर की दुलारी थी। माँ का रसोई में दौड़कर हाथ बटाती, छोटे भाई बहनों को भी बखूबी संभालती। मोहल्ले में किसी के भी घर भी ज़रूरत होती तो वृंदा मदद करने फौरन पहुंच जाती। उसके हाथ का बना अचार तो सब चटकारे लेकर खाते। सुबह उठी तो वृंदा को लगा कि उसके जीवन में आया अमावस का अंधेरा छटने लगा है और सुनहरी किरण तमस को चिरती हुई उसकी ओर आ रही है। अगले दिन दोपहर के समय मन में दृढ़ निश्चय कर वो जया के घर पहुंची। मुझे खुशी होगी कि मैं तेरे कुछ काम आ सकूं। जया ने अपने हाथ उसके हाथ पर रखा। जया, मैं भी तेरे तरह आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर सबसे पहले तो तुझे अपने हुलिये पर ध्यान देना होगा। अरे, पहले ये दुनिया चमक दमक ही देखती है। सामान की पैकिंग यदि अच्छी होगी तो ग्राहक खुद उसकी ओर दौड़ेगा। यदि वो ठीक नहीं तो वस्तु कितनी भी अच्छी हो सब व्यर्थ है। मेरे पास तो इनके अलावा कपड़े भी नहीं हैं। वृंदा ने अपनी मजबूरी बयान की। मैं किस लिए हूँ सहेली, क्या बहन नहीं होती? मेरे पास कुछ कपड़े नए रखे हैं, वो तू पहन ले। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ऊंची शिक्षा पाना जरूरी नहीं है, बस आपके भीतर लगन होनी चाहिए। नारी को स्वयं सिद्धा यूं ही नहीं कहा जाता है, उसके भीतर असीमित शक्ति का भंडार होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। फिर देख वो कठिनाई को कैसे सरलता में बदल देती है। तुझे भी यही करना है। अपनी क्षमता को पहचान और अपने व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव ला। देखना सफलता तेरी भी कदम चूमेगी। आज से क्या, बल्कि अभी से तुम मेरे कुटुंब की सदस्य हो। हम सब मिलकर काम करेंगे और जो 4 पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बांट देंगे। जया, तू तो पूरी की पूरी तरह टीचर बन गई है। वृंदा ने चुटकी, दोनों खिलखिलाकर हंस दी। नए क्षितिज को पाने के लिए वृंदा ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। वो रोज आकर काम में हाथ बटाने लगी।
इससे जुड़े उसके अपनेपन का एहसास हो रहा था। घर में आय भी बराबर होने लगी। जब उसने निर्माण की प्रक्रिया को भली भांति समझ लिया, तब जया ने उसे लोगों के बीच अपने उत्पाद को बेचने का काम किया। पहले जो वृंदा फटे कपड़ों, उड़े चेहरे और उलझे बालों में सब्जी बेचने जाया करती थी, अब वो करीने से पहनी हुई साड़ी, सादी सी चोटी और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक से भरपूर बिना किसी हिचक के घर घर जा रही थी। उसके नए अंदाज पर किसी ने उसे फटकार नहीं लगाई। उसका सामान हाथों हाथ बिकने लगा। अब उसने कुटुंब में अचार बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अब आमदनी लगातार बढ़ने लगी। परिवर्तन चाहे की ओर आया। जीवन जो मरुस्थल की भांति बेजान हो गया था, उसको अपनी मेहनत से उपजाऊ भूमि में बदलकर उसमें नए प्राण फूंक दिए। उसके पति गोपाल के लिए उसने एक एक रुपया जोड़कर कृत्रिम पैरों की व्यवस्था की, बच्चों के नाम स्कूल में लिखवाए। पति खुद को उपेक्षित महसूस न करे, इसके लिए उसने घर बैठकर कुछ काम शुरू करवाया। गोपाल ने कागज से थैली और लिफाफे का बनाने का काम शुरू किया, जिससे उसका मन भी लगने लगा और समय का सदुपयोग भी होने लगा। बच्चे और सास भी इसमें सहायता करने लगे। जो लोग पहले उसकी गरीबी का उपहास करते थे, अब उसकी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे। दिन महीनों में बीतते चले गए। वृंदा के कदम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहे। छोटे से कुटीर उद्योग को उसने बड़े व्यवसाय के रूप में दिया। जया ने भी अपनी सखी को उसके परिश्रम का फल अपने व्यवसाय में भागीदार बना कर दिया। वृंदा ने अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना दिया। ये सब कमाल उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन का था। एक दिन जब उनके उद्योग को सरकार की ओर से पुरस्कार मिला, तो जया ने अपनी सफलता का सारा श्रेय वृंदा को दिया। एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री, जिसे अबला कहा जाता है, वो भीतर से कितनी बलशाली है। उसके अंदर सोए स्वाभिमान को यदि जगा दिया जाए तो वो क्या कर सकती है, इस बात का जीवित उदाहरण है सामने बैठी मेरी सहेली और व्यवसाय में मेरी सहभागी वृंदा। दुखों से जूझती हुई नारी को मैंने बस सहारा दिया और थोड़ा सा मार्गदर्शन किया था, तो उसने मेरे छोटे से काम को विस्तृत बना दिया। आज मुझे जो सम्मान मिला है, उसकी असली हकदार वही है, क्योंकि वो स्वयं सिद्धा है। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वृंदा की आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। आज उसने सब कुछ पा लिया था। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिए हमें कमेंट के माध्यम से। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।